हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। रेल ट्रांस एक्सपो के इस सबसे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इंफ्रा की दुनिया में हम और आप देखते रहते हैं कि क्या कुछ होता रहता है, लेकिन उस दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ऐसी एजेंसियां, कुछ ऐसी टीम, कुछ ऐसे माइंडसेट की जरूरत होती है जो कि हम तक, आप तक ये खबर पहुंचा सके कि क्या कुछ हो रहा है, और इनसे अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता है। तो स्वागत कीजिए मेरे साथ डॉक्टर सर्वेश तिवारी सर का। ये जर्नी कम्युनिकेशन की दुनिया में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैं चंपारण बिहार के छोटे से गांव से हूँ। तो मैं जब दिल्ली आया तो वहाँ से मेरे पिताजी का फ़ोन आया रात को 8 बजे। सारा पैसा माटी में मिल गई थी, मतलब कि पैसा तो सारा बर्बाद हो गया। दिल्ली गया था लड़का, तो मैं सोचा था अंग्रेजी में बातचीत करेगा, अंग्रेजी में लिखेगा। कॉलेज में जब मैं फेल हुआ तो सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वो हिम्मत टूटती। तो मुझे लगा कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई। दिल्ली मेट्रो से एक प्रोफेशनल पीआर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जब मैं घर से आया तो मुझे लगा कि अब अपना कुछ करना है, तो क्या करें। आप किस्मत और हार्डवर्क में कितना बिलीव करते हैं? नहीं, किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी कौन कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि बहुत लोग आके इंस्पायर करते हैं कि छोड़ दो नौकरी, अपना कुछ करते हैं। बहुत मुश्किल है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। रेल ट्रांस एक्सपो के इस सबसे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज जो गेस्ट है, एक्चुअली मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये जर्नी जो इन्होंने तय करी है, जब इस जर्नी को आप पूरा एक्सपीरियंस करोगे इस पॉडकास्ट के जरिए, तो आपको लगेगा कि वाकई अगर मैं फ़ैन हूँ तो ये फ़ैन बॉय क्यों हूँ। चलिए, इंफ्रा की दुनिया में हम और आप देखते रहते हैं कि क्या कुछ होता रहता है, लेकिन उस दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ऐसी एजेंसियाँ, कुछ ऐसी टीम, कुछ ऐसे माइंडसेट की जरूरत होती है जो कि हम तक, आप तक ये खबर पहुँचा सके कि क्या कुछ हो रहा है, और इनसे अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता है। तो स्वागत कीजिए मेरे साथ डॉक्टर सर्वेश तिवारी सर का। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। इससे पहले कि मैं डीप जाऊँ इस पॉडकास्ट में, बहुत सारे आपसे सवाल पूछूं, मतलब ऐसा रॉकेट फायर तो मैं नहीं करने वाला हूँ लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट करें जर्नी। ये जर्नी कम्युनिकेशन की दुनिया में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले तो मैं उल्टा बोलूं कि मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ राजन जी आपका। और जिस तरीके से आप ऊंचाई, आपने जो स्पेस लिया है, जो स्पेस आपका है वो किसी का नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में यू आर द लीडर। आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट विथ यू। आज हम लोग साथ में बैठे हुए हैं और जर्नी हम दोनों की कहीं ना कहीं एक तरीके की ही है। कहानी कौन कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ कहानी क्योंकि मुझे कहना है तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी ऊपर सीट पे, आप उस चेयर की दूसरी तरफ है। हाँ, बस यही खूबसूरती है। तो जर्नी की शुरुआत, मैं चंपारण बिहार के एक छोटे से गाँव से हूँ। वहाँ पढ़ाई लिखाई वहीं पे की। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। मेरा सौभाग्य था, पिताजी ने अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ाने की कोशिश की। तो मैं जब दिल्ली आया तो मुझे आज भी याद है कि बुधवार को, वेंसडे को हमारा लेटर राइटिंग डे होता था। और हम चिट्ठी लिखते थे अपने पेरेंट्स को भी। उस फोन की सुविधा कम थी, रात को 8 बजे फोन पे बात होती थी। तो मैंने जब पहली चिट्ठी लिखी तो भोजपुरी में लिखी। भोजपुरी हमारी लोकल लैंग्वेज है, बेसिकली वो भाषा भी नहीं, बोली है। भाषा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहां से मेरे पिताजी का फोन आया रात को 8 बजे। हम लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, एफओ स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। तो उनका आया कि सारा पैसा माटी में मिल गई थी, मतलब कि पैसा तो सारा बर्बाद हो गया। दिल्ली गया था लड़का, तो मैं सोचा था अंग्रेजी में बातचीत करेगा, अंग्रेजी में लिखेगा। मैं भी हिंदी में चिट्ठी लिखता हूँ, मेरे से भोजपुरी लिखी नहीं जाती। तो मैंने कहा कि पापा, आपके साथ जिस भाषा, जिस बोली में मैं बात करता हूँ, मेरे हाथ कांप गए जब मैंने लिखना शुरू किया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरी जर्नी वहीं से शुरू हुई जब एक गाँव से एक प्रदेश में आया, ना कि सिर्फ प्रोफेशनल जर्नी। बिकॉज वो हिम्मत आपके अंदर आनी चाहिए। जब छोटे शहरों से बड़े शहर में लोग आते हैं तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो हिम्मत टूटती है। वो देखते कड़क अंग्रेजी बोलने वाले लड़के यहाँ पे, एक नई दुनिया है, नई दुनिया अभी देखी नहीं। ताम झाम बालिकाएं आके हेलो हाउ यू, वो अंग्रेजी मतलब सर पे अलग एक इम्पैक्ट डालता, तांडव करता है। तांडव इज द राइट वर्ड। तो लेकिन मैं संभला और मैंने एक चीज निश्चित किया कि अगर आपने शुरू में अपने आप को कहीं स्टैब्लिश कर दिया ना, तो सब लोग आपको मानेंगे। जब जान जाएंगे तो मान जाएंगे। तो मैंने अपने टीचर को जाके बोला कि मैं एक स्पीच देना चाहता हूँ। मॉर्निंग स्पीच होती थी 7000 बच्चों के सामने। नेक्स्ट डे आई वाज स्टैंडिंग इन द असेंबली टू स्पीक। और वो झिझक, जब आप स्टेज पे चढ़ जाते हो ना तो दुनिया आपको देखती। तो जब मैंने कहा एक बार वो झिझक खत्म हुई, सारी हिंदी अंग्रेजी खत्म, अगर आप हीरो बन गए तो। और मैं नेक्स्ट डे हीरो बन गया। हिंदी में बोला मैं जाके, और
भाषा बोली पे मैंने बात की, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, और माय प्रिंसिपल वाज सो हैप्पी। बोला कि यार एक दिन तुम पार्लियामेंट जाओगे। ये पहले दिन मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया। वाह। तो वहां से जर्नी की शुरुआत हुई। आपको कैसे मैं जीत सकता हूँ, इस पे मैं हमेशा सोचते रहता कि ये आदमी मेरे लिए ताली बजाए और इसके दिल में मेरे लिए जगह है। ये बचपन से है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि ये कुछ क्वालिटी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। और वहां से फिर इसका फायदा मुझे मिला। कॉलेज में जब मैं फेल हुआ तो मुझे लगा कि जिंदगी यहीं खत्म हो गई, क्योंकि आप सारा भरोसा, सारी चीजें आपके परिवार के एक छोटे से जगह से आने पे, सब कुछ दाव उसी पे लगा रहता। फिर मैंने वहां पे हिम्मत कसी और मैंने कहा कि कहानी अभी बाकी है और सूरज फिर उगेगा। तो अगले दिन फिर मेहनत करना शुरू और एक डायरेक्शन पकड़ा कि मुझे करना क्या है। मेरी जिद थी कि मुझे समाज को कुछ देके जाना है, और वही जिद रास्ते तय करते गए। आज तक मीडिया में गया, आंखों देखी में काम किया, दिल्ली मेट्रो काम किया, DLF काम किया, IL&FS काम किया, LNT काम किया, और कॉन्फिडेंस और हिम्मत और ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर मैं ईमानदारी से आपको बोलूंगा कोई चीज तो दिल से दिल तक बात पहुंच जाती है। वेरी ट्रू। तो ये छोटी सी जर्नी तही है। लोग जब जान जाएंगे तो मान जाएंगे, ये आपने एक बीच में बहुत अच्छी लाइन कही है। एक जर्नी जो आपने इसमें शेयर करी है, उसमें सबसे पहले जिस पे जाना चाहूंगा वो ये है सर कि मेट्रो की जब शुरुआत होती है 2002 में, क्योंकि मैं इंफ्रा को कवर करता हूँ, प्यार भी है मुझे सर, तो हर चीज, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी परियोजनाएं होती है जो आपके जहन में बस जाती है। बिल्कुल। जैसे मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं उस समय कॉलेज में हुआ करता था जब अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित होती है, फ्लैग ऑफ होता है दिल्ली मेट्रो का, करेक्ट। आप इसके पार्ट रहे। बिल्कुल। ये जो जर्नी दिल्ली मेट्रो ने ट्रेवल करी है, या फिर जो दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना इम्प्रूव हुआ है, जी, आप उसमें थे, कोर टीम में, उस ऑपरेशन टीम में आपने देखा है। क्या आपने इमेजिन किया था कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाकई में दिल्ली की नर्व्स हो जाएगी एक दिन, या ये इतना बड़ा बदलाव लेकर आएगा? तो मुझे ऐसा लगता इसलिए था क्योंकि लीडर हमारा बहुत ताकतवर था। मैं डॉक्टर श्रीधरन साहब के साथ काम करते थे, हमारी टीम लीडर वही थे। और आप विश्वास करो कि आपके पास अगर आपका नेता और लीडर अगर बहुत स्ट्रांग है तो प्रोजेक्ट्स 100% लाइन पे जाएगा। तो एक तो वो हिम्मत और ताकत थी, दूसरा ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन हिज टर्म्स। जैसे नेताओं ने बोला कि मेट्रो को इधर नहीं इधर बनाना है, मतलब उनके स्वार्थ थे कि हमारे गांव में पहले मेट्रो बन जाए। श्रीधरन साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया कि अगर आप मेरे को इंसिस्ट करोगे कि इधर प्रोजेक्ट बनाना, इधर नहीं बनाना, तो मैं बनाऊंगा ही। और पहला कॉरिडोर उन्होंने देखिए कितनी समझदारी से चुना। पहला कॉरिडोर उन्होंने चुना शाहदरा से 30 हजारी। शाहदरा से 30 हजारी के पीछे क्यों उन्होंने चुना, ये शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे या सोचते भी नहीं होंगे कि क्यों चुना। क्यों उन्होंने ये कहा कि ये जो एरिया है, उस समय वहां पे हमने लिटरेसी रेट सर्वे किया और उस इलाके में वेलकम, सीलमपुर, शाहदरा, इन इलाके में थोड़ा लिटरेसी रेट की थोड़ी सी कमी थी एज कम्पेयर टू दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया ना, मैं पूरे दिल्ली में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और विश्वास कीजिए कि जब पहली बार मेट्रो की शुरुआत हुई, मैं पहली टीम में था, 2002 में मेट्रो की शुरुआत हुई। वाजपेयी जी ने जब इनॉग्रेशन किया और 25 दिसंबर से मेट्रो आम जनता के लिए भी शुरू हो गई। पहले दिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या था बताऊं? छोटी छोटी चीजें, जैसे एस्केलेटर्स आज हर जगह आपको दिखते हैं, उस समय सिर्फ एयरपोर्ट पे एस्केलेटर्स होते थे। तो कितना बड़ा चैलेंज है कि उस एस्केलेटर्स को बताना कि कैसे उस पे चढ़ना है। हाँ, ये मैंने कहानी सुनी है कि आप लोगों ने कुछ कैंपेन चलाया था उस टाइम पे कि लोगों को अवेयरनेस दे सके, जो आज स्वचालित सीढ़ियाँ इतनी कॉमन हो गई है, उस वक्त थी नहीं। क्योंकि मुझे याद है मैंने यूपी यूनिवर्सिटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सुशील सर का, उनका जब इंटरव्यू, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि दिल्ली मेट्रो में एक ऐसा कैंपेन चला था। तो क्यों इतना बड़ा मतलब वो बन गया था कि कुछ फैसिलिटीज आपने जो प्रोवाइड जो आपने करी, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो एयरपोर्ट पे ही थी वो फैसिलिटी, उसको मेट्रो, और वैसे भी मेट्रो भी पहली बार थी, बिल्कुल आपको उस लोगों को भी इतना नहीं लगा था। बिल्कुल, मुझे पता है कि आपको ऐसा बहुत टाइम ऐसा आया होगा जब लोगों ने अपोज भी किया होगा कि जैसे कि शायद ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि उस दौर की हम बात करें जिस दौर में ऐसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कल्पना नहीं कर रहे थे। कैसे इस चीज को हैंडल किया आपने कि लोगों को अवेयरनेस कैंपेन पहुंचाया जाए, कैसे चढ़ते हैं इसको? बेसिकली बहुत बड़ा इशू था। रीजन बिंग, जैसे मैंने बोला ना कि एयरपोर्ट पे चढ़ने वाले लोग शाहदरा, सीलमपुर, 30 हजारी के बहुत कम थे, बहुत सीमित थे। हमने क्या किया कि एक मेट्रो सहायक करके एक टीम बनाई। जो मेट्रो सहायक थे, एनसीसी के साथ बातचीत करी, एनसीसी से बच्चों को लिया, एक तो वो काम कर दिया। साइड बाय साइड हमने कैंपेन शुरू किए
गांव में पूरे इलाके में जाके हमने नुक्कड़ नाटक किया। गांव मतलब दिल्ली के गांव? दिल्ली के गांव, जो वहाँ के सादरा, सीलमपुर, तीसहजारी के जो इलाके थे, रीजनल एरियाज थे, वहाँ पे हमने एजुकेट करना शुरू किया कि ये क्या है। अच्छा, दूसरा, एक तो स्वचालित सीढ़ियाँ थी, क्योंकि हमें डर था स्वचालित सीढ़ियों का सबसे बड़ा रिस्क क्या था कि बाकी कोई भी चीज अगर आप अनजान है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको फाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ क्षति हो सकती है। करेक्ट। अगर आप गिर गए तो आपका घुटना टूट जाएगा, सर चोट लग जाएगी, डेथ भी हो सकती है। तो हमने इसका नाम रखा बिजली की सीढ़ी, और बोलते थे भाई ये बिजली की सीढ़ी है, ये ऐसे ऐसे चलती है। एवरीबडी वाज एजुकेटेड ऑन दैट, बिजली की सीढ़ी पे। एक तो ये चैलेंज था। दूसरा चैलेंज जो सबसे बड़ा था कि क्या करना है इसके अंदर, क्या नहीं करना है। तो हमने एक डूज एंड डोंट्स, मुझे याद है आज भी, मैंने वो ड्राफ्ट किया था, और मैं ड्राफ्ट करके दयाल साहब के साथ, जो मेरे गुरु भी हैं, अनुज दयाल सर, दिल्ली मेट्रो के हेड हैं, वो कम्युनिकेशन हेड करते हैं, तो मैंने सर को दिखाया कि सर ये डूज एंड डोंट मैंने ड्राफ्ट किया है। तो उन्होंने बोला पहली बार तुमने 100% सही किया तो इसलिए जहन में रह गई वो बात। तो डूज एंड डोंट्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप कहाँ थूके, कहाँ ना थूके, क्या करें क्या ना करें, ये डे 1 से हमने ट्रेन किया। अगर आप माइंड को सीजन कर दोगे ना किसी के, तो वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। Correct. और आज ही मैं कहीं बोल रहा था, एक वो था, इवेंट था, तो मैं बता रहा था कि वही लोग जब डीटीसी में चढ़ते थे तो मूंगफलियां तोड़ के फेंक देते थे, वही लोग जब मेट्रो में चढ़ते थे तो सोचते थे कि मेरी मेट्रो है, इसको गंदा नहीं करे। और इसके पीछे आप मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल मानते हैं कि कम्युनिकेशन जो राइट वे में गई? 100%। जैसे मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, जब मेट्रो के ट्रक होते थे, वो ट्रक के टायर्स धोए जाते थे सड़क पे निकलने से पहले, और रात को निकलते थे। अब ये बहुत बड़ी चीज थी। अगर मैंने लोगों को ये बात बताई कि हम इतने सेंसिटिव हैं कि एक मेट्रो के ट्रक्स जो होती हैं, उनके टायर्स को भी हम वॉश करते हैं कि दिल्ली गंदी ना हो, हम इतना सोचते हैं दिल्ली के बारे में, और वो मैसेज मैं 100 बार लोगों को दिखाता बताता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि ये केयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। पीपल एक्सेप्टेड लाइक कि वो अपनी गाड़ी है। करेक्ट। कि जैसे अपने कार को क्लीन करके लोग ट्रेवल करते हैं लोगों। ये कम्युनिकेशन पे मैं आता हूँ क्योंकि आपका ये सबसे बड़ा पोर्टफोलियो। पहले मैं चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा बताइए, कंपनी की शुरुआत दिल्ली मेट्रो से एक प्रोफेशनल पीआर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहले मैं मीडिया में था, मीडिया से मैं पीआर शिफ्ट हो चुका था, और सरकारी पीआर में फ्लेवर बहुत थे, मेट्रो नहीं थी, 1000 तरीके के लोग आते थे दुनिया के। मतलब मैं प्रिंस चार्ल्स से लेके और वर्ल्ड के सारे ग्लोबल लीडर्स के साथ मेट्रो में ट्रेवल किया। Okay. तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे सीखने को बहुत मिला और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। एक समय आया जब मुझे लगा कि हाँ, हम इससे एक लेवल ऊपर भी जा सकते हैं। और मैं फिर उस समय डीएलएफ पीक पे था। केपी सिंह साहब दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी थे, डीएलएफ आईपीओ लेके आया था, और डीएलएफ अपना मेट्रो भी शुरू करने वाला। ओके, ये गुड़गांव वाला सेक्शन? गुड़गांव वाला सेक्शन, रैपिड मेट्रो के नाम से। तो हमारे जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट थे, उनका नाम था श्री शिबी के राव साहब, वो वहाँ मूव कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि सर्वेश तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से मैं सरकारी नौकरी छोड़ के, बड़ी मुश्किल हुई, रात भर माता जी की बातें सुननी पड़ी, पिताजी ने बात नहीं की 7-8 दिनों तक। पर वहां से हम शिफ्ट होके फिर मैं डीएलएफ आया। तो वो जो ट्रांजिशन था सरकारी से प्राइवेट का, उससे पहले मीडिया का, तो मैंने सोचा 3 रोल तो मैंने प्ले कर दिया। फिर एक बहुत अलग तरीके का वाकया है, बहुत लोग जानते नहीं है। वहां से जब मैं ILNFS में गया तो एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, उनको चेस्ट में पेन वेन था। तो मैं रात को सोचना शुरू किया कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती। क्या मैं बहुत बड़ा घर बना लूं, बहुत गाड़ियां खरीद लूं, बहुत लोगों से मिल लूं, यही सक्सेस है? सुबह होते होते तक मैं जीरोड किया कि अगर आप अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं है लाइफ। और नेक्स्ट डे आई रिजाइन, आई हैड नथिंग इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था राजन भाई, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास है, मेरे पास माँ है वाला, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं। तो मैं नेक्स्ट डे रिजाइन किया और मैं घर चला गया। एंड किसी को मैंने बताया नहीं था कि मैंने रिजाइन कर दिया, पर मैं गया, माता पिता के पास समय दिया। आई ट्राई कि एवरी मंथ मैं अपने माँ बाप के पास जाके रहूं, या फिर वो आ जाते हैं या मैं चले जाता हूँ, कुछ ऐसा। 2011 से ये सिलसिला चल रहा है। 1993-92 में जब दिल्ली आया, उस दिन से आज तक एक भी दिन नहीं हुआ है जब मेरे पिताजी की और मेरी फोन पे बात नहीं हुई, एक भी दिन। फिर जब मैं
घर से आया तो मुझे लगा कि अब अपना कुछ करना है तो क्या करें। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप रोज रोज के कार्यक्रम, रोज रोज की नौकरी, महीने के एंड का पैसा वो छोड़ के जब आते हो ना, तो बहुत मुश्किल है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग आके इंस्पायर करते हैं कि छोड़ दो नौकरी, अपना कुछ करते हैं। बहुत मुश्किल है। प्लीज जो भी देख रहा हो, बहुत आसानी से नौकरी छोड़ के मत अपना काम करना। ये कहना बहुत आसान है। हाँ, अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा करने की ताकत है, आप अपने ऑफिस में अगर जाते हैं 8 घंटे की नौकरी, आप 11 घंटे काम करते हैं, आप डे वन से ऐसा ही सोचते हैं, आप घिसने वाले आदमी हैं, आप करने वाले और निभाने, तो आप जरूर करें। तो यही मेरी सोच थी। किस्मत ने साथ ये दिया कि जहां जहां मैंने काम किया था वहां से धीरे धीरे ऑफर आने लगे कि आप कंसल्टेंट बन जाओ, छोड़ो मत। अच्छा, अब ये रिश्ते की ताकत है। रिश्ते की ताकत का फायदा ये हुआ कि मुझे LNT में कंसल्टेंट बन गया, DLF में कंसल्टेंट बन गया, ILFS में कंसल्टेंट बन गया। मुझे लगा कि ये 3 मिला के मैं जितना कमाता था उससे तो दुगुना कमा रहा हूँ। सारी दुनिया यही है। बहुत खूबसूरत लगती थी दुनिया और अपने मन का मर्जी भी हो गया। 2-3 साल मैंने ऐसे 2011 में कंपनी बनाई, 2013 के एंड तक मैंने ऐसे चलाई। 2014 में मैंने सोचा, जब बाजार गया तो मुझे पता चला कि लोग सीरियस है नहीं PR के लिए, तो मुझे लगा कुछ अपना बड़ा करना चाहिए। और ये जो जर्नी है, आज 250 लोग, 10 जगह ऑफिसेज, इंडिया के बाहर 6 ऑफिसेज, ये असल में राजन भाई 2014 से 24 की कहानी, 10 साल की कहानी। और मेरा पहला ऑफिस जनकपुरी में एक LIG फ्लैट था, फिर गुड़गांव मूव किया एंड फिर वहां से जर्नी बढ़ती। ऑफिस छोटा था लेकिन आपके ड्रीम बहुत बड़े थे। आपने कहा एक रीस्टार्ट बटन हर कोई प्रेस करना नहीं चाहिए हर किसी को। आपने वो रीस्टार्ट बटन प्रेस किया था, जिससे हम सिस्टम को रीबूट करते हैं, लेकिन हर किसी को ये चांस नहीं लेना चाहिए। और आई एम श्योर आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, और ये मैं भी इस बात को जानता हूँ, क्योंकि रीस्टार्ट करना एक प्रोफेशनल कैरियर को छोड़ के, जहाँ पे महीने की एक डेट फिक्स है, बिल्कुल बहुत सारे पर्क्स इन्वॉल्व है, फैमिली खुश है, लेकिन आप शायद नहीं, लेकिन उस चीज को पूरा रीसेट करना एक बहुत टफ है। आपने ये पूरी एक जर्नी स्टार्ट करी, PR प्रोफेशनल, फिर एक मेट्रो, पूरी ये लाइफ एक चेंज होता है। एक वो लड़का जो आपकी उम्र का, जो देख रहा है डॉक्टर सर्विस, यंग सोसाइटी को गिव बैक करने का बहुत सारे एक्टिविटीज आप करते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? अगेन मैंने कहा ना कि आदमी के जहन में होती, हर आदमी अलग तरीके का होता, तो मेरी सोच ऐसी हमेशा रहती थी। चाहे दोस्त के साथ मैं टिफिन लेके स्कूल जाता तो मेरी टिफिन तनवीर आलम खाता था, और तनवीर आलम की वो बची हुई टिफिन होती थी, मैं खा लेता था। मेरे 2 दोस्त थे जो हॉस्टल में रहते थे, मुझे लगता था वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, तो मैं घर से उनके लिए एक्स्ट्रा ले जाता था, उनको खिला देता था, मैं आके अपना कुछ घर पे कुछ खा लेता था। रामनाथ मेरे घर में आदमी थे, वो आलू का चोखा बहुत जबरदस्त बनाते थे, तो मैं हमेशा वो टेस्ट और फ्लेवर, अभी भी मुंह में पानी आ गया सोच के, तो वो खाता था। तो ये सोच ऐसी थी। जब पहला बच्चा मैंने अडॉप्ट किया तो मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं वेंकी में, वेंकटेश्वरा में, और सैटरडे को हम लोग कहीं विजिट पे, NGO विजिट पे हम गए थे। तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे जिनके लिए लोग आके कोई खिलौना, कोई सामान लेके आएंगे। एक बच्चा था कोने में लेटा हुआ, वो लिटरली लेटा हुआ था, करीब 7-8 साल का बच्चा था। तो मैंने पूछा जो इंचार्ज थे कि इसको कोई क्यों नहीं पूछ रहा, तो उसका फेस जो था ना, वो एक्सीडेंट में उसके मदर फादर की डेथ हो गई थी। और फेस में पूरा फेस डाइसेक्ट हो गया था, बिल्कुल विभत्स हो गया था। तो वो बोलना नहीं चाहिए, बट लोग इसलिए उसको प्यार नहीं करते थे बिकॉज देखने में वो बहुत ही खराब, उतना फिट नहीं बैठ रहा था, सोसाइटी फेस ऐसा आ गया, एक्सेप्टेबिलिटी हिट की। तो मैं बोला कि मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। 850 रुपये उस समय खर्चा होता था एक बच्चे का केयर करने की। मुझे आज भी याद है कि मैं रघुनगर में रहता था, मैं सागरपुर से रघुनगर रोज पैदल इसलिए जाता था कि मैं 2 रुपए टिकट का बचा लूं, और महीने का पूरा बचाऊंगा तो एक अच्छा सा गिफ्ट एडिशनली लेके दे पाऊंगा। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो वो सारी चीजें की, वहां से शुरुआत हुई। आज 153 बच्चे हैं जिनको मैंने अडॉप्ट किया, जिनके माता पिता का देहांत हो गया। मैंने ओल्ड सीनियर सिटीजन का पिलग्रिमेज टूर शुरू किया। तो मैं गांव गया था, तो एक बुजुर्ग आदमी आए और उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। तो मैंने पूछा कि भाई, वो रो रहे थे और मेरे पिताजी प्रधान थे, तो उन्होंने पूछा कि बहुत दुख है ये। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप बताओ, कोई एक इच्छा बताओ। तो बोला अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, मैं धाम कर लेता। धाम मतलब तीर्थ करने का।
तो लोगों को बहुत रहता है कि जीवन में मेरे को तीर्थ करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो वहां से मेरे को आइडिया क्लिक किया कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है और सीनियर सिटीजन है, उनके जिंदगी में अगर आपने वो तीर्थ करा दिया तो बहुत ही आशीर्वाद आपको देंगे। तो 2013 में मैंने तीर्थ शुरू किया। 51 बुजुर्गों को मैं साथ लेके गया, साथ हम रहे, साथ खाएं, और ये जर्नी वहां से की शुरू हुई। उसके बाद और भी 2-3 मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि लाउड स्पीकर में बताना चाहिए कि पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड। आज क्या हुआ है वो पता नहीं, मेरा फोन का है, बट फोन में अगर आप दिन भर हम यही तो करते रहते हैं ना। करेक्ट। और इस पे क्या आता है, इन्फ्लुएंसर की पूरी दुनिया भी यही है कि एक इन्फ्लुएंसर को देख के दूसरे बने, दूसरे को देख के तीसरा। दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड आई थिंक आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, हाँ, और उससे लोग इंस्पायर होके, और उसे बताना चाहिए भी। जी जी अभी कुछ दिन पहले भी जैसे किसी ने सलमान खान से भी ये सवाल पूछा था कि क्या हमें, तो उन्होंने बोला कि आप प्रमोट कीजिए, जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। कि इसी बहाने तो आप कुछ तो कर रहे हैं। अगर आपका थिंकिंग यही है कि प्रमोशन के बहाने कर रहे हैं, हाँ, जैसे लोग आजकल ये बोलते हैं कि लोग प्रमोशन के लिए, लेकिन उस प्रमोशन से भी किसी न किसी का भला हो रहा है। एकदम ठीक है, ये बिकम इन्फ्लुएंसर, तो वो प्रमोट करे या उनका तरीका है, कुछ करते कुछ नहीं। एकदम लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है अगर आप अच्छा ही कर सकते हैं, और आप भी हमें बता सकते हैं इसमें एक चीज राजन भाई, मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत हालिया है, वो अभी अभी हुआ है। तो मैंने एक परिवार था, गया एक जगह है बिहार में, उरी अटैक में मैंने फैमिलीज को अडॉप्ट किया, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिनको मार डाला था उरी में 16 जवानों। तो एक जवान थे लांस लायक सुनील विद्यार्थी। जिस दिन ये खबर आई उस दिन मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को रीच आउट किया, और मैंने कहा कि यार आप लोग इनको अडॉप्ट कर लो, इन फैमिलीज को, इनका टेक केयर करो। एक कंपनी तैयार हो गई। रात को मुझे याद है कि मेरे एक अंकल थे, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में डायरेक्टर फाइनेंस थे, उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, मैं वहां पे था। सडनली गया कि डीएम साहब का फोन आया कि यार किसी ने कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया। तो मैं उस कंपनी को फोन किया, उनके प्रेसिडेंट साहब को फोन किया, मैंने कहा कि सर आपने बोला था कि आप इनका खर्चा दोगे, तो वी नीड टू अनाउंस दैट। मीडिया वहां पे आई हुई है, सारी चीजें। बहुत कैजुअली उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हम नहीं करें। बिलीव करिए राजन भाई, आई वॉज शैटर्ड। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे अकाउंट में मुझे याद है 40 लाख रुपए थे। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग 20 लाख रुपए ले जाके मैंने कमिटमेंट दिया, 20 लाख रुपए गया कि उस फैमिली को दिया। और उस फैमिली के बच्चे, एक लड़की ने मेडिकल पास किया, एक लड़की इस बार वहां टॉपर थी 10th में। तो जब ये आप चेंज करते हुए दिखते हो ना, आप कुछ लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, टाइम, एफर्ट, मनी, मन, सब कुछ जब देते हो और वापस जब मिलता है ना, तो आपका मन इतना खुश होता है। मैं इतना आह्लादित था कि चलो अब इन बच्चों की जिंदगी बदल गई। और उनकी माँ ने रोते रोते बोला कि भैया, वो भैया बोलते बोलते, भैया अगर आप नहीं रहते तो ना ये डॉक्टर बनती और ना इस बार ये 10th में टॉप की हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं करते रहता हूँ, सुख मिलता है इसलिए करता हूँ। ये यंग जनरेशन जो अभी देख रही है उनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस देश में, क्योंकि हम वो देश है कि हम खुद से बने हैं जी। अपने लिए तो हर कोई कमाता है, हर किसी का मोटिव आज तक, लेकिन ऐसे बहुत चंद आपको लोग मिलेंगे जो हम की बात करते हैं, मैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द पीपल यू मेट, दे सेड कि मुझे अपना घर चलाना है, बट ओनली फ्यू पीपल लाइक यू आई मेट कि हाँ, जो कहते हैं कि नहीं मुझे औरों का घर चलाना। और ये फर्क है जो नई जनरेशन देख रही है जी, गाँव से जो दिल्ली आना चाहती है, उसके लिए उतनी बड़ी खीर है जितनी आपके लिए थी एक दौर में। उसके भी पिताजी उसी आस में उसको भेज रहे होंगे कि कुछ करेगा। डॉक्टर सर्वेश तिवारी उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको यहाँ तक की जर्नी तय करने के लिए, या अपने एक्सपीरियंस से कि क्या लिटरली उनको यहाँ तक लेकर आएगा जहाँ पर आप हो? क्योंकि आई एम श्योर आपके इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे। मैं चाहता हूँ आप उनको मोटिवेट थोड़ा और भी कर दें, क्या करना चाहिए? मुझे 2-3 चीजें बहुत पते की है। एक तो ये है कि अहम को मारिए। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, तो उसको मार के आना है। जब आप घर से निकलते हो आप ईगो को खत्म कर दो। दूसरी चीज पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखते हो कभी 100 मीटर की दौड़ में, हम भी दौड़े हैं, आप भी दौड़े होंगे, आदमी कब गिरता है? जब पहुंचने वाला होता है तब गिरता है। मैक्सिमम बार आप देखोगे ये जो एक्सप्रेशन आता है सांस रुकने की या गिर जाने की, वो लास्ट के समय में। तो जब आप जर्नी पे एंड पे पहुंचने वाले होते हैं तभी गिर जाते हो। तो आप पेशेंस रखो, जीत निश्चित है अगर आप सही डायरेक्शन में ईमानदारी,
एथिक्स वैल्यूज को फॉलो करते हुए को, और दिमाग शार्प होना चाहिए राजन भाई। अगर आपका शार्प माइंड नहीं है ना, तो आप कभी ना कभी घूम फिर के लेबर जॉब करोगे। यू हैव टू बी वेरी शार्प इन योर माइंड। और माइंड कैसे शार्प होता है? लर्निंग से होता है। आप क्या सीख सकते हो? आप पढ़ के सीख सकते हो, आप सुन के सीख सकते हो, देख के सीख कर, महसूस करके सीख सकते हो। मैं कहता हूँ कि मैं मेट्रो में भी अगर कभी ट्रैवल करता हूँ ना, तो 100 लोगों को जीता हूँ आके। मैं देखता हूँ कौन कैसे चढ़ रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे खा रहा है, और मुझे क्या अच्छा लग रहा है। अगर राजन भाई का एक एक्सप्रेशन मुझे अच्छा लगा और मैं उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर ले आया, तो मैं तो अमीर होता जा रहा हूँ ना। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप अगर एक जर्नी तय करना चाहते हो, तो ये जीवन के कुछ मूल्य हैं, इनको जरूर फॉलो करो। हार्ड वर्क करिए, एफर्ट करिए, राइट डायरेक्शन में, और सही लोगों के साथ रहिए। जीत निश्चित है। सही लोगों के साथ रहिए, आपने ये बहुत सही लाइन बोली है, और जीत निश्चित है। जब आपने आपने जब स्टार्ट किया था जी, जब आपने एक छोटे से कमरे में ये जर्नी स्टार्ट की थी, क्या आप वाकई में उस टाइम पे आपने सोचा था कि आप इतनी लंबी जर्नी तय कर पाओगे? आप किस्मत और हार्डवर्क में कितना बिलीव करते हैं? नहीं, किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट किस्मत का मैंने एक एसोसिएशन देखा है, जो मैं माइंड की बात कर रहा था ना पीछे। दिमाग इसलिए जरूरी है कि आप काफी चीजें तय कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में आप भी पैसा लगाओ, मैं भी पैसा लगाऊं, और यहाँ जो देख रहे हैं सतीश जी, रमेश जी, राकेश जी, अमातुल्ला जी, सब लगाए। उसमें से अगर एक सतीश जी ने थोड़ी सी पढ़ाई शेयर मार्केट की कर ली, पिछले 20 दिन का एनालिटिकल स्टडी कर लिया, डिसीजन स्टडी कर लिए कि कहाँ डिसीजन हो रहा है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स कौन सी कंपनी ले रही है। ऑब्वियसली जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ले रही है, उसका शेयर वैल्यू बढ़ने जा रहा है, उसके नए। ये पढ़ना और ये नॉलेज होना, पढ़ना, मैं पढ़ने का बहुत सपोर्टर नहीं हूँ। मेरी माता जी 5वीं पास है, मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े हो, बट मेरी माता जी को मैं जीवन भर कहता हूँ कि शी इज द मोस्ट एजुकेटेड एंड लिटरेट लेडी आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। तो शिक्षा और शिक्षित का जो फर्क होता है, मैं वो कहना चाहता हूँ। तो पर किस्मत, उसके बाद भी किस्मत मार सकती है। आप खूब बढ़िया गाड़ी खरीद ली आपने, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और चला रहे हैं, बेस्ट ऑफ द सड़क पे चला रहे, फिर भी ठोकर तो लगती है, राइट। वो भी किस्मत है। तो बट किस्मत के चलते हम छोड़ नहीं सकते। आप राइट तरीके से राइट डायरेक्शन में एफर्ट करोगे, सक्सेस मिलती ही मिलती है। अब सक्सेस का पैमाना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सक्सेस का नजरिया ये है, मैं पिछले साल कहाँ था और आज कहाँ हूँ, ये मेरा सक्सेस है। संजीव कुमार आकाश में पहुंच गए, इसको देख के मैं नहीं माथा फोड़ लूंगा। मैं हमेशा ये चाहूंगा कि मैं लास्ट ईयर से इस ईयर अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा हूं, तो मैं सक्सेसफुल। इस पॉडकास्ट के हम एंड वाले सेगमेंट पे आते हैं जी। रैपिड फायर राउंड। ऐसे कुछ शार्प से क्वेश्चन होंगे, उसके शार्प से आंसर आपको देंगे, मतलब थॉट में देने। और सबसे पहला यही कि हम दोनों उस फील्ड से आते हैं जहाँ पे हम दोनों का ये मानना है, और आपसे तो मैंने बहुत ज्यादा सीखा है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। यही सवाल है मेरा सीधा आपसे कि क्यों किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट और किसी जगह के लिए कम्युनिकेशन या पीआर इतना इंपॉर्टेंट रखता है? बना लेने से ज्यादा बता देना जरूरी है। बनाते तो सब है, जो बताता है वो जीतता है, तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा। थैंक यू। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर किसी को इसी डोमेन में पीआर की दुनिया में एंटर करना है, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल आओ, अच्छे हो तो मेरे पास आओ, नहीं हो तो फिर बाकी जगह देखो। जो कंपनियां को लगता है कि नहीं शायद उतना जरूरी नहीं है, हम प्रोडक्ट बेच लेंगे, क्या आपको लगता है कि पुराने मेथड से प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं आज की सोशल मीडिया के नेटवर्क में? मुझे लगता है कि जो रिश्तों की ताकत है ना, उसका कोई मैच नहीं। जो आदमी वेन्स समझ लिया वही बेच सकता है, चाहे वो ट्रेडिशनल से बेचे चाहे मॉडर्न से बेचे। और ट्रेडिशनल का इम्पैक्ट लंबा रहता है, मॉडर्न का बहुत शॉर्ट टाइम, ये फर्क। राइट। सो थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू राजन भाई। मुझे पता है कि आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, लेकिन यस, इसके बाद ये प्रॉमिस मैं आपसे जरूर चाहूँगा कि हम और आप एक बार फिर मिले और उस बार और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। उसमें वो मिक्स एंड मैच हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी में से बहुत सारे इसमें से सवाल आएंगे जी, और लोग आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस जीवन को जी रहे हैं, ये बहुत, मुझे पता है लाखों इंडियंस का ये ड्रीम है कि मैं कुछ बनूं और मैंने भी सोसाइटी को दूं। तो आप बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं, और इनमें से बहुत सारे जब सवाल आएंगे, उन सवालों को लेकर फिर मैं आपके पास आऊँ। सो थैंक यू सो मच ये टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबों का भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। जय हिंद।